Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुम्बर. आज की इस वीडियो में हम DEC 3 का एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे अटेंड करना है, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रखना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ. ये वाला पेपर जिनका टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 में होना था उनका आया था, लेकिन ड्यू टू कोविड ये वाला पेपर फरवरी 2021 में हुआ था. ठीक है. अब आपको ना जब आप अपना आंसर शीट मिलती है तो आपको फर्स्ट पेज पे अपनी डिटेल्स भरनी होती हैं, तो उसमें आपको पेपर कोड भी भरना होता है. तो आपको ध्यान रखना है DEC 3 आपका पेपर कोड होगा DEC 3 और इसका नाम क्या होगा अगर पेपर नेम पूछा होगा, सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन. ओके, मैं आपको एक एक चीज बताती हुई चल रही हूँ ताकि कोई भी माइंड में आपके डाउट या कंफ्यूजन ना रहे. टाइम आपको पेपर को अटेंड करने के लिए 3 आवर्स मिलेंगे. 100 नंबर का पेपर है. ठीक है. नोट, पेपर में कुछ भी हो नोट आपको अच्छे से जरूर देखना है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट बात लिखी होती है. आंसर एनी 5 क्वेश्चंस. आपको पूरे पेपर में से कोई 5 पूरे क्वेश्चंस करने हैं. पूरे का मतलब क्या है, देख लो. अगर फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है और बी पार्ट है तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो आपको ए पार्ट भी करना है और बी पार्ट भी करना है. एक ही क्वेश्चन के अंदर जितने पार्ट हैं वो सारे करने हैं. ठीक है. आंसर एनी 5 क्वेश्चंस. ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स. मतलब 5 क्वेश्चन करोगे 20-20 नंबर के होंगे. टोटल पेपर हो गया 100 नंबर का. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से. साथ के साथ मैं आपको आंसर सारे डिस्कस करती जाऊंगी. अपना पेन, पेपर, नोटबुक सब लेकर बैठ जाओ और अपने नोट्स बनाओ. क्यों कह रही हूँ मैं नोट्स बनाओ? क्योंकि अगर आपको हमेशा ही आंसर लिखे लिखाए स्क्रीन पर दिखेंगे ना तो आपकी नोट्स बनाने की आदत नहीं बनेगी. नोट्स बनाने की आदत नहीं बनेगी तो पेपर में आपका पेपर छूट जाएगा. क्योंकि आपको आदत ही नहीं होती लिखने की. इसलिए आपको लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है ताकि पेपर में फटाफट दिमाग चले और फटाफट आंसर लिख पाओ. फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट देख लो. एक्सप्लेन why it is necessary to provide early childhood development interventions in India. बताओ कि ये क्यों नेसेसरी है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इंटरवेंशंस इंडिया में प्रोवाइड करना. अब आप देख लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था तो आपको 10 मार्क्स के हिसाब से लिखना है. एटलीस्ट 5 पॉइंट्स को तो अच्छे से एक्सप्लेन करना ही करना. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 बड़े एक्सप्लेन कर दोगे पॉइंट्स को आप. पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड. अर्ली childhood development interventions are very important for the all round development of the children as they are the crucial period for the development of child. कि आपने ये बता दिया, उसके बाद अपना आंसर स्टार्ट कर देना पॉइंट्स के साथ. अब जिन बच्चों ने हमसे क्रैश कोर्स ले रखा है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF ले रखी है उन बच्चों को मैं ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से डिटेल में करवा चुकी हूँ तो उनको तो ये क्वेश्चन अच्छे से आता होगा. लेकिन फिर भी कोई बच्चा रह गया है तो वो अब समझ ले मैं सारा का सारा आंसर डिस्कस कर रही हूँ. फर्स्ट पॉइंट, मैं पहले आंसर इंग्लिश में बताऊंगी ताकि आपको लिखने की आसानी रहे और फिर आपको हिंदी में समझा भी दूंगी. याद रखना साथ के साथ नोट्स बनाने हैं. इन द अर्ली ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी डेवलप रैपिडली. हमारी चाइल्डहुड के अर्ली ईयर्स में इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी बहुत जल्दी डेवलप होती है. द early years of life are considered as the most crucial for optimum development. जो हमारी लाइफ के अर्ली ईयर्स होते हैं वो मोस्ट क्रूशियल माने जाते हैं हमारी ऑप्टिमम डेवलपमेंट के लिए. इसलिए हमें चाइल्डहुड डेवलपमेंट इंटरवेंशंस मिलने चाहिए. कितने पॉइंट हो गया? पहला पॉइंट. ठीक है. दूसरा सुन लो. फर्स्ट 6 years of life the rate of development is most rapid in this period and are consequently environmental enrichment or depression makes greatest impact. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऊपर वाले पॉइंट में तो ये था
कि पहले स्टार्टिंग के ईयर्स में बच्चे की इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी बहुत जल्दी डेवलप होती है, और इसीलिए उनके अर्ली ईयर्स को हम क्रूशियल मानते हैं कि बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है। अगर बच्चे की अच्छी ग्रोथ डेवलपमेंट हो गई तो थ्रू आउट द लाइफ बच्चे को उसका बेनिफिट मिलेगा और उसकी ऑप्टिमम डेवलपमेंट होगी। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ कि क्या कह रहा है, अब जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है ना पहले 6 years में बहुत तेज होता है। आप देखोगे एक बच्चा 15 साल का है, अगले साल 16 का हो गया, उसके अगले साल 17 का हो गया, आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं नजर आएगा, आपको लगेगा सेम ही तो है। लेकिन बच्चा 3 साल का है, अगले साल 4 का हो गया, अगले साल 5 का हो गया, तो आपको इतने सारे चेंजेस उसके अंदर दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका रेट ऑफ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, इन्वायरमेंट इनरिचमेंट होती है, तो उसकी बेटर डेवलपमेंट होगी। ऑन दी अदर हैंड इन्वायरमेंटल डिप्रीजन होता है तो उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट पड़ जाएगा। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, ड्यू टू cultural and social ignorance, weaker sections are unable to provide a healthy environment and good opportunities. It becomes necessary to have ECCE programs as well as organized intervention to compensate the deprivations faced by these children. अब थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं सुन लो। थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं कि कल्चरल और सोशल इग्नोरेंस की वजह से जो वीकर सेक्शंस होते हैं, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं, वो गरीब लोग अपने बच्चे को हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं दे पाते, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पाते, जो कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अगर ECE प्रोग्राम्स होंगे एक ऑर्गेनाइज तरीके में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो इनके जो बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट घर पे नहीं मिल पाता, वो उनको ECE सेंटर्स में मिल जाएगा। 3 पॉइंट हो गए, देख रहे हो। हर पॉइंट को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको बस क्या करना है, पेन पेपर लेके बैठना है और अपने नोट्स बनाने हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी। एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू लिव एंड ग्रो टू देयर फुल पोटेंशियल। हर बच्चे का राइट है कि वो जिए और अपनी फुल पोटेंशियल पर ग्रो कर सके। दे डिजर्व लव, care and attention from the very beginning for the all round development of child. उन्हें भी प्यार चाहिए, केयर चाहिए, अटेंशन चाहिए अपनी स्टार्टिंग के ईयर से ही, ताकि वो ओवरऑल डेवलपमेंट उनकी हो पाए। 4 पॉइंट्स लिख दिए। 5वां, ECCE is an effective area of intervention and can be used to break cycle of deprivation. ये एक बहुत अच्छा एरिया है इंटरवेंशन का, और ये साइकिल ऑफ डिप्रीविजन तोड़ सकती है। साइकिल ऑफ डिप्रीविजन मैं अभी समझाती हूँ। द इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्रीविजन कैन बी कंपनसेटेड बाय अर्ली इंटरवेंशन। अब मान लो ये एक बच्चा है, क्या है ये? बच्चा है, गरीब घर में पैदा हुआ। अब गरीब घर में ये बच्चा पैदा हुआ तो इसके माँ बाप इसकी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते, ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और उन्होंने क्या करा, उसको कहा पढ़ने लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, काम में लग जा। तो ये बच्चा छोटे से किसी काम में लग गया, काम करने लग गया, काम करता रहा, ना इसने पढ़ाई करी ना एजुकेशन ली, काम करने में लग गया। तो क्या होगा, इसकी जो गरीबी में है, ये पुअर पॉवर्टी में है, तो क्या ये कभी उभर पाएगा? नहीं। अब कल को इसका कोई बच्चा होगा, इसकी आगे की जनरेशन होएगी, इसका भी मान लो बच्चा हुआ, ये भी ऐसे ही करेगा, वो भी उसको भी पढ़ाई में नहीं लगाएंगे, वो क्या करेंगे, उसको भी कहेंगे कि तू काम करने लग जा। अब वो वाला बच्चा भी जो यहाँ पर आया, वो वाला बच्चा भी फिर काम करने लग गया। तो जब वो बच्चे अच्छी एजुकेशन नहीं लेंगे और बस छोटे मोटे काम में लग जाएंगे, तो वो अपनी पॉवर्टी से, गरीबी से कैसे बाहर आएंगे? वो गरीबी की साइकिल में ही ऐसे गोल गोल घूमते रह जाएंगे, कभी उससे बाहर आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए अगर हम स्टार्टिंग में ECE सेंटर बना देते हैं, बच्चों को एजुकेशन दे देते हैं, तो ये गरीबी की साइकिल को तोड़ने में मदद करेगा। 5 पॉइंट हो गए। वैसे तो 5 पॉइंट बहुत हैं, लेकिन मैं आपको 6वां एक और बता देती हूँ, अगर पेपर में एक आधा याद ना आए। अर्ली चाइल्डहुड केयर इज अ मेजर ऑफ इंश्योरिंग इक्विटी बोथ सोशियो इकोनॉमिक एंड जेंडर। अब अर्ली चाइल्डहुड केयर एक
तरीका है कि इक्विटी मेंटेन कर सके, सोशियो इकोनॉमिकली भी और जेंडर वाइज भी। क्या होता है, हम क्या करते हैं, गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन ही नहीं देते, या सोशियो इकोनॉमिक में तो हमने आपको पहले ही बता दिया वीकर सेक्शन वालों का। अब द गर्ल चाइल्ड विल बेनिफिट फ्रॉम अ गुड चाइल्डहुड डेवलपमेंट स्कीम्स। अगर हमारे नेशन में गुड चाइल्डहुड डेवलपमेंट स्कीम्स होगी तो गर्ल चाइल्ड को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। 6 पॉइंट्स। अब आपने 10 मार्क्स का इतना अच्छा क्वेश्चन लिखा, आपने क्या करा, आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दी। क्या करी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दी, फिर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट समझा दिए। क्या करो, एंड में कंक्लूजन लिख दो। कंक्लूजन लिखने से आपका आंसर प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। इन दिस वे ECCE is very helpful for the optimum development of children from the viewpoint of social values, justice and development phase। इस हिसाब से जब आप अपना आंसर लिख कर आओगे ना, इस सीक्वेंस में इंट्रो लिखी, पॉइंट्स लिखे, कंक्लूजन लिखा, तो आपका असली में 10 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलो फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन। स्टेट द फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मोबाइल क्रैचेस। क्या कह रहा है, मोबाइल क्रैचेस के आपको फीचर्स बताने हैं, विच हैज इनेबल्ड इट टू बी इफेक्टिव इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर यंग चिल्ड्रन। आपको मोबाइल क्रैचेस के फीचर्स बताने हैं जिसने इनेबल कराया अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने की यंग चिल्ड्रन को। ठीक है, क्या करेंगे हम, पहले मोबाइल क्रैचेस के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, फिर उसके फीचर्स बता देंगे। क्या होगा, आपको पता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम हमेशा अच्छे से अटेंड करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ आंसर, अपने पेन पेपर लेके नोट्स बनाओ। अभी शायद आपको ये बात लग रहा होगा कि नहीं मैम इतना कहाँ टाइम मिलता है नोट्स बनाने का, लेकिन ज़रूरी है, सीधा पेपर में चले जाओगे तो आपकी राइटिंग स्पीड ही नहीं बन पाएगी और पेपर छूट जाएगा। इसलिए अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो ताकि बाद में बेनिफिट मिल जाए। मोबाइल क्रैचेस provides daycare facilities for looking after the health, nutritional, educational and recreational needs of children of construction laborers। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन ना मैं अपने बच्चों को क्रैश कोर्स में या जिन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF ली है उनको करवा चुकी हूँ, तो फिर इतना वो मत सोचना कि मैम कंफ्यूजन है या आपने आंसर लिखा हुआ नहीं दिखाया। ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है, क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन पास्ट ईयर वाले का। मोबाइल क्रैचेस प्रोवाइड डे केयर फैसिलिटीज। मोबाइल क्रैचेस डे केयर फैसिलिटीज देते हैं फॉर लुकिंग आफ्टर दी हेल्थ, न्यूट्रिशनल, एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ कंस्ट्रक्शन लेबरर्स। कंस्ट्रक्शन लेबरर्स की जो नीड्स बच्चे हैं उनकी हेल्थ की क्या नीड्स हैं, न्यूट्रिशनल नीड्स क्या है, एजुकेशनल रिक्रिएशनल नीड्स, इन सब को फुलफिल करते हैं मोबाइल क्रैचेस। फीचर्स सुन लो। Ensuring the safety of children attending the daycare center will be of utmost importance, for which there will be a set of guidelines, safety procedures। अब मोबाइल क्रैचेस में कुछ सेफ्टी मेजर्स या कुछ सिक्योरिटी के जो स्टैंडर्ड्स है, गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करा जाता है और बच्चे की सेफ्टी यहाँ पर अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस पर होती है। चिल्ड्रन विल रिसीव एज, सेकेंड पॉइंट, जैसे ना हम क्या कर रहे हैं पॉइंट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, अब पहला पॉइंट हो गया कि सेफ्टी। दूसरा पॉइंट, चिल्ड्रन विल रिसीव एज अप्रोप्रिएट अटेंशन थ्रू मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कर चाइल्ड रेशियोज। अब ना यहाँ पर क्या है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स सेट है कि एक क्या कहते हैं, एक 5 बच्चों के ऊपर एक वर्कर तो होना ही होना चाहिए, तो उनको उनकी एज के हिसाब से जैसा स्टैंडर्ड है वो फॉलो होगा ताकि उनका ध्यान रखा जाए। तीसरा पॉइंट, द डे केयर सर्विसेज run at construction sites will be provided in partnership with the builder contractor, and the daycare center will be opened only if the builder fulfills a minimum set of conditions। अब ये daycare services builder या contractor के साथ partnership में बनाई जाती है और ये तभी open की जाती है अगर builder minimum set of conditions को follow करता है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट देख लो। All interventions with children will be age appropriate
and focus on the all-round development of the child, sensitive to socio-economic, cultural background of the child. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जितने भी इंटरवेंशंस होंगे वो बच्चे की एज अप्रोप्रिएट होंगे, उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे. सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल नीड्स क्या है, उसकी क्या बैकग्राउंड है, किस हिसाब से उसको क्या क्या नीड है, उन सब पे फोकस करेंगे. ठीक है, 5वां देख लो. द टीचिंग लर्निंग मेथोलॉजी विल बी पेडागोजिकली साउंड. उनको पढ़ाने का तरीका पेडागोजिकली साउंड होगा. पेडागोजिकली साउंड मतलब पेडागोजी में बेसिकली हम सीखते हैं व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, व्हेन टू टीच. हमें बच्चों को कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या तरीके यूज करने हैं. And the child care workers will transact the curriculum in a non-formal way. Child care workers बच्चों को एक non-formal ways में चीज़ें खेल खेल में सिखा देंगे. And make the teaching learning experience joyful. Teaching learning experience को joyful बना देंगे. 5 points. 6वां point भी देख लो. All transactions with children will be in keeping a documented child protection policy. एक child protection policy में सारी की सारी transactions लिखी जाएंगी ताकि कंट्रोल रहे, पता रहे क्या क्या एक्टिविटीज़ बच्चे के साथ हो रही हैं, क्या सही है क्या नहीं. 7वां पॉइंट एक और देख लो. Community awareness and participation will be an integral part of the program. And the aim will be to link the community with government and other local facilities as far as possible. यहाँ पर क्या है, कम्युनिटी को अवेयर करना, पार्टिसिपेशन इस प्रोग्राम का एक इंटीग्रल पार्ट होगा. मेन फोकस क्या होगा कि कम्युनिटी को हम गवर्नमेंट से जोड़ पाए, लोकल फैसिलिटीज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. चलो फिर 7 देख लिए तो 8वां भी देख लो. ज्ञान तो जितना मिले उतना ही कम होता है. Respect for the children and the community is reflected in all interventions with them. बच्चों की केयर, बच्चों की रिस्पेक्ट करना, कम्युनिटी में रिस्पेक्ट करना, ये सब इसके फीचर्स हैं मोबाइल क्रचेस के. ठीक है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया ना. पहले हमने मोबाइल क्रचेस के बारे में बता दिया और फिर ये 8 पॉइंट्स लिख दिए. ओके है, डन फर्स्ट क्वेश्चन. चलो फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. डिस्क्राइब द salient features of the educational philosophy of the following thinkers with respect to early childhood education. अब जब मैं अपने बच्चों को क्रैश कोर्स करवा रही थी तो मैंने उनको बोला था कि हमारे एजुकेशनल फिलोसफर में से 5 ऐसे फिलोसफर्स हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है और मैंने उनको 5 बताए थे. पहला मारिया मोंटेंसरी, दूसरा फ्रॉबेल, तीसरा ताराबाई मोदक, चौथा महात्मा गांधी, 5वां रविंद्रनाथ टैगोर. अब इन 5 में से ना आपके पेपर में आपसे कोई भी पूछ सकते हैं, जैसे इसमें मारिया मोंटेंसरी और फ्रॉबेल का पूछा हुआ है. तो चलो फिर डिस्कस कर लेते हैं एक बार इसका, मारिया मोंटेंसरी और फ्रॉबेल का. 10-10 नंबर का पूछा हुआ है, देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे 10 + 10, मतलब मारिया मोंटेंसरी का बताओगे 10 नंबर का, फ्रॉबेल का बताओगे 10 नंबर का. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मारिया मोंटेंसरी. पहले आपको पता है हम इंट्रोडक्शन जरूर देते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आप लिख सकते हो मारिया मोंटेंसरी whose method has become equivalent to education in the preschool years was born in Italy. मारिया मोंटेंसरी जिनका मेथड अब प्री स्कूल ईयर का तरीका ही बन चुका है, वो इटली में बॉर्न हुई थी. अब उनकी क्या बेसिक आइडियाज थे एजुकेशनल फिलॉसफी में, सुन लो और अच्छे से नोट्स बना लेना. बेसिक आइडियाज इन हर एजुकेशनल फिलॉसफी. मोंटेंसरी शिफ्टेड द एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग. सिर्फ सिखाने से उन्होंने एम्फेसिस को लर्निंग पर शिफ्ट कर दिया कि पढ़ाने पे फोकस मत करो, बच्चे की लर्निंग पे फोकस करो. शी बिलीव दैट सेल्फ एजुकेशन इज ट्रू एजुकेशन. उनका मानना था कि सेल्फ एजुकेशन ही ट्रू एजुकेशन है. इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हेल्प द चाइल्ड to learn rather than making her acquire information through formal studies. उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट था कि बच्चा चीज़ों को समझे, rather than acquiring. सिर्फ ये ना हो कि आपने बता दिया A फॉर एप्पल है, वो समझ गया A फॉर एप्पल है, बात खत्म. उसके सामने असली एप्पल होगा, वो एक्सप्लोर करेगा, समझेगा, तो उसको एप्पल की जानकारी होगी.
चिल्ड्रंस हाउस इज द नेम गिवन बाय मोंटेंसरी। अब मैंने एक पॉइंट आपको बता दिया था, ठीक है, इंट्रोडक्शन बता दी, एक पॉइंट बता दिया, अब दूसरा पॉइंट बता रही हूँ। चिल्ड्रंस हाउस इज द नेम गिवन बाय मोंटेंसरी to a school for young children. Montessori developed her own educational materials, borrowings from फ्रॉबेल एंड सिकन। अब उन्होंने मोंटेंसरी ने जो यंग चिल्ड्रन के लिए स्कूल बनाया था उसको नाम दिया था चिल्ड्रंस हाउस का। उन्होंने अपने एजुकेशनल मटेरियल्स बनाए, एक्टिविटीज बनाए और कुछ कुछ फ्रॉबेल और सीक्वल से बोरो करे, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए। शी बिलीव दैट, तीसरा पॉइंट देख लो, she believed that education must help in the complete unfolding of the child's individuality. उन्होंने फोकस करा कि एजुकेशन बच्चे की पूरी चाइल्ड की इंडिविजुअलिटी को अनफोल्ड करे, मतलब समझे क्या उसकी नीड्स हैं, कैसे फुलफिल करने हैं, क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, कहाँ वो आगे जा सकता है, कहाँ उसको हेल्प की ज़रूरत है, इस सब को इंडिविजुअली समझा जाए। suitable environment should be provided so that the child may grow and develop her potentialities. बच्चे को suitable environment दो ताकि बच्चा ग्रो कर सके, अपनी पोटेंशियलिटीज पर डेवलप हो सके। 3 पॉइंट्स। चौथा पॉइंट, द मोंटेंसरी सिस्टम इज चाइल्ड सेंटर्ड। मोंटेंसरी का जो सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। The child is free to choose the activity she desires. अब बच्चा जो एक्टिविटी चूज करना चाहता है वो कर सकता है। Yet there is structure with freedom. लेकिन एक स्ट्रक्चर होना चाहिए with freedom. फ्रीडम तो है ही कि वो जो जो चीज़ें करना चाहता है, लेकिन उसको स्ट्रक्चर टीचर ही प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि एक्टिविटी को किस तरीके से प्रोसीड करना है, किस वे में लेकर जाना है, तो टीचर की ज़रूरत है। The educator structures the activity so that their performance leads to a certain development. Educator activity को structure करेगा ताकि उनकी performance एक certain development को बढ़ावा दे सके। But that is all she does. बस यही करना है। 4th हो गया। 5th point। 5th point देख लो। 5th, इंडिविजुअलाइज टीचिंग। उन्होंने इंडिविजुअलाइज टीचिंग पर फोकस करा। Individualized teaching is the focal point of the Montessori method. That is, the teaching strategy is evolved individually for each child based on their needs and interest. हर बच्चे के लिए टीचिंग स्ट्रैटेजी इंडिविजुअल होगी उसकी नीड्स और इंटरेस्ट के हिसाब से। This enables the child to progress at his हर ओन पेस एंड प्रमोट्स ऑप्टिमम डेवलपमेंट। ये बच्चे को मदद करेगी कि वो अपनी ओन पेस पर प्रोग्रेस कर सके और ऑप्टिमम डेवलपमेंट तक बढ़ावा हो सके। हर मेथड इज अ रिएक्शन अगेंस्ट कलेक्टिव टीचिंग। उनका जो मेथड था वो कलेक्टिव टीचिंग के अगेंस्ट था कि आपने एक मेथड बना लिया, सब बच्चों को उसी से पढ़ा रहे हो, नहीं, इंडिविजुअलाइज टीचिंग करवाओ। Montessori activities are arranged in series from easy to difficult. Montessori की activities easy से difficult की तरफ बढ़ती हैं। The emphasis is on encouraging the child to discover and understand concepts by herself. इसमें ये फोकस है कि बच्चे को खुद खोजबीन करने दो, डिस्कवर करने दो और खुद कॉन्सेप्ट्स को समझने दो। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस। अब मैंने आपको यहाँ पे 6 पॉइंट समझाना स्टार्ट कर दिया था, लिखा नहीं। 6 ये चल रहा है ना, अरेंज फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। एक्सपीरियंसेस विद बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस गिव अपॉर्चुनिटी टू परसीव लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस। आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ कोई भी एक्टिविटी दे दी जिससे बच्चा लेंथ, हाइट, ब्राइट इन सबको सीख रहा है। बस हो गया आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस हिसाब से। अब आप पूछोगे मैम कंक्लूजन, नहीं, इस क्वेश्चन में कंक्लूजन की नीड नहीं है, क्योंकि उन्होंने, आपने देखा ऊपर मोबाइल क्रैचेस वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको कंक्लूजन नहीं लिखवाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेलिएंट फीचर्स पूछे थे, फीचर्स बता दिए। कंक्लूजन तो हम तब बताते हैं जब कोई हमारे पास स्टेटमेंट हो या हमसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसको हमें एक आंसर को समराइज करके बताना होता है। तो यहाँ भी सेलिएंट फीचर्स पूछे हुए थे, तो यहाँ भी कंक्लूजन की नीड नहीं है।
इसके साथ साथ अगर किसी को क्रैश कोर्स लेना हो जिसके अंदर हम कंप्लीट DEC 1, DEC 2, DEC 3 की वीडियोस देते हैं, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन समझा रखे होते हैं, उनके साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDFs मिलती हैं, और एग्ज़ाम से पहले तक कभी भी कोई डाउट आए तो वो आप पूछकर क्लियर कर सकते हो। या फिर अगर किसी को सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF चाहिए हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से कांटेक्ट करके क्रैश कोर्स ले सकते हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले सकते हो, जो भी आपको चाहिए हो। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मारिया मोंटेसरी जी के बारे में हम जान चुके हैं, अब आप जानेंगे फ्रॉबेल के बारे में। फ्रॉबेल आपको पता है, हम तो पहले इंट्रोडक्शन से अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। Froebel, the founder of the kindergarten system, was born in Prussia. फ्रॉबेल किंडरगार्टन सिस्टम के फाउंडर थे, वो प्रूशिया में बॉर्न हुए थे। ही फाउंडेड हिज फर्स्ट किंडरगार्टन एट ब्लैकेनबर्ग। उन्होंने अपना फर्स्ट किंडरगार्टन कहाँ पर स्टार्ट करा था? ब्लैकेनबर्ग में। Froebel considered childhood as not merely a preparation for adulthood, rather it has a value in itself and possesses its own creativeness. उन्होंने बस ये नहीं कहा कि चाइल्डहुड बस एक प्रिपरेशन स्टेज है अडल्ट के लिए तैयार होने के लिए, नहीं, उन्होंने कहा चाइल्डहुड की अपनी वैल्यू है, अपनी क्रिएटिवनेस है। चलो फिर आ जाओ उनके पॉइंट्स पर, स्टार्ट करें। पहला पॉइंट, Froebel's contribution to preschool education has been the kindergarten. Its modern descendant, the nursery school, is more nearly Froebelian in spirit. आजकल जो नर्सरी स्कूल का कॉन्सेप्ट होता है ये बेसिकली फ्रॉबेल के आइडिया से ही लिया गया है। He conceived basic principles and designed the first materials of a kindergarten and these are equally applicable now. इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ मटेरियल्स डिज़ाइन करे थे किंडरगार्टन के लिए जो कि अभी तक इक्वली एप्लीकेबल हैं। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट देख लो, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ प्ले गिफ्ट्स, उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला था प्ले गिफ्ट्स का, सॉन्ग्स का, ड्रामेटाइजेशन का, स्टोरीज का, जो कि अभी तक वैल्यूएबल हैं। थर्ड पॉइंट देख लो, ऑल्दो few children today are presented with Froebel's original pay gifts, the games and other educational equipments available in the market are closely based on his principles. अभी भी आप अगर मार्केट में जाओगे, नर्सरी से रिलेटेड प्ले मटेरियल, प्ले गेम्स लोगे तो वो सारे के सारे फ्रॉबेल के आइडिया पर ही बेस्ड हैं। चलो फिर फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो कि ही फोकस्ड ऑन एक्टिविटी सेंटर्ड, कि बच्चे को एक्टिविटी करने दो, वो करो, एक्टिविटी कर करके सीखेगा। फिफ्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो उन्होंने फोकस करा था जो प्ले गिफ्ट्स पे और गेम्स पर। इससे क्या होता था, बच्चों को मोटिवेशन भी मिलती थी, प्ले गिफ्ट से बच्चों को मोटिवेशन मिलती थी, साथ साथ वो नई नई चीज़ें सीख जाते थे एक एक्टिविटी के थ्रू। तो ये हो गए 5 पॉइंट्स। इस तरह से आप अपना फ्रॉबेल का आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, हो गया फिर आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। आपको तो 5 ही क्वेश्चन पेपर में करने होते हैं, देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं तो आपको यहाँ 7 के 7 समझाऊंगी। चलो फिर अब थर्ड क्वेश्चन देख लो, ए पार्ट। डिस्क्राइब द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स on the basis of which you may identify that the child may have mental retardation. अब आपको ऐसे फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि चाइल्ड को मेंटल रिटार्डेशन है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर नहीं स्टार्ट करोगे, पहले क्या करोगे, इंट्रोडक्शन। Mental retardation is a lowered capacity for mental work of a permanent nature. Mental retardation is a condition that slows down mental and physical growth. Mental retardation lowered capacity है mental work की in permanent nature, और ये condition है जो कि mental और physical growth को slow down कर देती है। फीचर्स के मैं बस मेन पॉइंट बता रही हूँ, अंदर आप खुद लिखोगे क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करवा चुकी हूँ। फर्स्ट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ग्रोस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट।
चलो फिर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन सुन ही लो, वरना बोलोगे मैम आपने अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं करवाई। फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू वेरियस डिले इन डेवलपमेंट प्रोसेस देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ग्रोस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, ग्रोस और फाइन मोटर डेवलपमेंट होता क्या है। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होता है बड़ी मांसपेशियां, बिग मसल्स की डेवलपमेंट, जैसे कि बच्चा कूदने से, रस्सी कूदने से, दौड़ने से होता है। फाइन मोटर डेवलपमेंट होती है स्मॉल मसल्स डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा ड्राइंग करता है, लिखता है, पेंसिल को पकड़ता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा इस चीज में। दूसरा पॉइंट, पुअर वोकैबुलरी। पुअर वोकैबुलरी क्यों होगी? क्योंकि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चा है वो बोलना लेट से सीखता है नॉर्मल चाइल्ड से। लेट बोलना सीख रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसकी वोकैबुलरी कम होगी। दूसरा पॉइंट इससे भी आपको पता चल जाएगा। तीसरा, स्लो लर्निंग कर्व। बच्चों का जो लर्निंग कर्व होता है, नॉर्मल बच्चा जिस पेस पे अच्छी नई नई चीजें सीखता है, मेंटली रिटार्डेड बच्चा उससे स्लो सीखेगा। चौथा, इम्प्रॉपर सोशल डेवलपमेंट। उस बच्चे की, मेंटली रिटार्डेड बच्चे की जो सोशल डेवलपमेंट होगी वो इम्प्रॉपर होगी, वो लोगों से अच्छे से सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। फिफ्थ, इनएबिलिटी टू रिस्ट्रेन इमोशंस। कहीं भी किसी भी जगह पे रोना स्टार्ट कर देगा, गुस्सा दिखाना स्टार्ट कर देगा, कोई भी अगर चीज़ उसको बुरी लग गई या अजीब सी लगी तो वो अपने इमोशंस को रिस्ट्रेन नहीं कर पाएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, कैसे लिखा आपने? पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर 5 पॉइंट्स लिख दिए। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं, इसमें कंक्लूजन की नीड नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। चलो फिर आ जाओ अगले पॉइंट पे। स्टेट 5 aspects that a preschool teacher should keep in mind while carrying out play activities with a child with hearing impairment। अब एक बच्चा जिसको hearing impairment है, उसके साथ जब आप एक्टिविटी करवा रहे हो तो किन 5 चीज़ों को ध्यान में रखोगे? पहले वही आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। हियरिंग इम्पेयर्ड इज अ चाइल्ड हु हैज़ some sort of hearing impairment is some sort of a disability or anything you can say which a person has, someone who has some हियरिंग लॉस, विच मीन्स जितनी आप आसानी से चीज़ों को सुन सकते हो वो हियरिंग इम्पेयर्ड वाला बच्चा उस चीज़ को उतनी आसानी से नहीं सुन पाएगा। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन लिख दी। क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन में? हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड और पर्सन कैन बी समवन हु हैज सम सॉर्ट ऑफ हियरिंग लॉस, मतलब उसको सुनने में थोड़ी बहुत परेशानी है। एक्टिविटीज़ के टाइम जब आप उस बच्चे के साथ एक्टिविटीज़ करवा रहे हो तो कौन सी 5 चीज़ों को ध्यान में रखोगे? पहला, यूज़ हियरिंग एड्स। अब आपको पता है जो बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड होता है ना, तो उसको हियरिंग एड्स यूज़ करने होते हैं। वो एक आप देखोगे कान से सर तक पीछे एक वायर सी जा रही होती है, कुछ सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट होता है जो लगाया जाता है जो कि बच्चे की सुनने में मदद करता है। तो अगर बच्चा प्रॉपरली अपना हियरिंग एड यूज़ करेगा तो उसको मदद मिलेगी एक्टिविटी को कंप्लीट करने की। तो आपको मेक श्योर करना है कि बच्चे ने अपना हियरिंग एड लगा रखा है और वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। दूसरा, स्पीक लाउडली, क्योंकि वो हियरिंग इम्पेयर्ड है, उसको थोड़ा सा ना लाउड, अगर आप उसके साथ एक्टिविटी करवा रहे हो तो थोड़ा सा लाउड बोलो ताकि वो अच्छे से चीज़ों को समझ जाए। तीसरा बता दो क्या लिखोगे? यूज़ बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्टर्स। आप बच्चे को कुछ भी समझा रहे हो उसके साथ बॉडी लैंग्वेज और जेस्टर्स यूज़ करो। हो सकता है बच्चा वो चीज़ सुनकर ना समझे लेकिन आपके बॉडी लैंग्वेज को देखकर, जेस्टर्स को देखकर समझ जाए। फोर्थ में क्या लिखोगे? शो पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स। आप बच्चे के सामने कोई भी वर्ड कर बता रहे हो, समझा रहे हो, तो उसको क्या करो, उस चीज़ की पिक्चर्स दिखाओ, ड्राइंग्स दिखाओ, वो उन चीज़ों को देख देख कर सीख जाएगा। 5वां, आप लिख सकते हो न्यू वर्ड्स को आप बोर्ड पर लिखो। ब्लैक बोर्ड पर मान लो कोई आप नया वर्ड बता रहे हो तो बड़ा बड़ा उसको ब्लैक बोर्ड पर लिख दो ताकि बच्चा उसको देख कर समझ जाए कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। एक और 6वां भी बता देती हूँ, ये तो हर जगह पर आएगा। मोटिवेट द चाइल्ड व्हेन चाइल्ड
जब बच्चा कोई भी काम अच्छे से पूरा कर पाता है तो उसको मोटिवेट करो। मोटिवेट करोगे तो क्या होगा, उसको भी मिलेगा कि हाँ, लगेगा कि हाँ मैंने अच्छे से काम करने की कोशिश की और कंप्लीट हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे का बिल्ट होगा। एस्पेक्ट्स पूछे थे 5, तो इसमें कंक्लूजन की नीड नहीं है। पहले हमने क्या करा, इंट्रोडक्शन दे दिया और 6 पॉइंट समझा दिए, 10 मार्क्स के लिए इनफ है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। आ जाओ फिर चौथे की तरफ। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ द चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी ऑफ कम्युनिकेशन एंड रोल ऑफ एजुकेटर इन द सेम। आपसे इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी हैं। पहला तो प्रिंसिपल्स चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी के, और दूसरा रोल ऑफ एजुकेटर। ध्यान रखना, आपको दोनों चीज़ें बतानी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कोई थ्योरी बेस्ड नहीं है, कुछ नहीं है, आपको बस अपनी प्रैक्टिकल चीज़ें लिखनी है जो आपने समझा। पहले तो मुझे ये बता दो कि चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी होती क्या है। चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी वो होती है जिसमें कि जो ओल्डर चिल्ड्रन, हम क्या करते हैं, ओल्डर चिल्ड्रन को हमने कोई कॉन्सेप्ट समझा दिया और फिर हम उन्हें कहते हैं कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ओल्डर चिल्ड्रन अपने घर में या स्कूल में जो छोटे बच्चे हैं उनको वो सिखा देंगे, बात कर करके। आपको पता है ना, छोटे बच्चे हैं वो अपने बड़े भाई बहन से कितनी सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये क्या है, मान लो एक बड़ा भाई है, एक बड़ा भाई है, ऐसे ये बड़ा भाई है, आपने इस बच्चे को समझा दिया कि हमको खाना खाने से पहले हाथ ज़रूर धोने चाहिए, ये बच्चा समझ गया। अब इसके घर में एक छोटा भाई है, इसकी हाइट देख रहे हो, छोटी है ना, क्योंकि ये छोटा है। अब ये छोटा भाई है, अब ये घर जाके इसको बताएगा कि हमें ना खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, मैंने स्कूल में समझा। और ये बच्चा भी मज़े मज़े में सुन लेगा, क्योंकि भाई बहन में प्यार है, मतलब बच्चे अपनी एज के साथ ईजिली कोरिलेट कर पाते हैं ना। तो फिर ये हो गई हमारी चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी। ओके, अब इसमें आप किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे। पहला लिख सकते हो, चिल्ड्रन आर क्यूरियस बाय नेचर, लव लर्निंग न्यू थिंग्स। बच्चे बाय नेचर बहुत क्यूरियस होते हैं, उनको नई नई चीज़ें सीखने में मज़ा आता है, इसलिए अगर हम उनको कोई भी नई चीज़ समझाते हैं तो वो समझ जाते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, चिल्ड्रन आर अ गुड सोर्स ऑफ डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचानी है तो बच्चे बहुत अच्छा जरिए हैं। आपको पता है ना, आप एक बात बच्चे को बताओ, सारा दिन बच्चा उसको जो भी नया पर्सन मिलेगा बताएगा। मम्मी ने कहा है खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, मम्मी ने कहा है खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। तो ये चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी काफ़ी यूजफुल हो जाएगी। थर्ड, ओल्डर चिल्ड्रन कैन एक्ट एज अ टीचर फॉर यंगर चिल्ड्रन। जो बड़े बच्चे हैं वो छोटे चिल्ड्रंस के लिए एज अ टीचर काम करेंगे, जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो अच्छे से एक दूसरे को समझा पाएंगे। दे कैन लर्न वाइल प्लेइंग। छोटे बच्चे बड़े भाई बहनों के साथ खेलते हैं, खेलते खेलते वो चीज़ें सीख जाएंगे। फोर्थ हो गया। फिफ्थ, वो क्या करेंगे, चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी पे ना बेसिकली फोकस होता है कि कुछ भी ना फॉर्मल तरीके से ना देकर इनफॉर्मल तरीके से, तो ये इनफॉर्मल टीचिंग होएगी, पता भी नहीं चलेगा कैसे खेल खेल में बच्चे चीज़ें सीख गए। 5 पॉइंट्स हो गए। रोल ऑफ एजुकेटर पे आ जाओ कि रोल ऑफ एजुकेटर क्या होगा। एजुकेटर विल वर्क एज फैसिलिटेटर, मतलब वो एक फैसिलिटेटर का काम करेगा, जहाँ पर बच्चों की उनको नीड होगी वहीं पर बस मदद करेगा, बाकी उनको खुद करने देगा। सेकंड, मेक श्योर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटेड इज करेक्ट। वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन बच्चे आगे एक दूसरे तक फैला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, तो क्या वो सही फैला रहे हैं या गलत फैला रहे हैं। तीसरा, हेल्प स्टूडेंट्स। जहाँ जहाँ बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि कैसे इस टास्क को कंप्लीट करना है, दूसरों को बताना है, वहाँ मदद करेंगे। फोर्थ, मोटिवेट करेगा एजुकेटर कि वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। फिफ्थ, उनके लिए एक्टिविटीज डिजाइन करेगा ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए। 10 नंबर का क्वेश्चन ऐसे कर लेना। अब देखो 2 + 2 4 मार्क्स का क्या है, स्टेट 2 क्लियर मैसेजेस। अब इन्होंने क्लियरली 2 मैसेज पूछे हैं जो कि सूटेबल हैं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए। मतलब चाइल्ड टू चाइल्ड ये जो स्ट्रैटेजी है, इससे हम कौन से 2 मैसेजेस यूज़ कर सकते हैं। आप पहला बोल सकते हो वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, बड़े भाई को समझा दिया, वो अपने छोटे भाई बहन को समझा देगा कि खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। दूसरा, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चों में पानी की बहुत जल्दी कमी हो जाती है जिससे डायरिया हो जाता है, तो हम ये मैसेज भी उनको डिलीवर करेंगे कि उनको बहुत सारा पानी पीना चाहिए। ईजी मैसेज है, चाइल्ड टू चाइल्ड के थ्रू आगे बढ़ते रहेंगे।
हो गया 4 मार्क्स का। 6 मार्क्स का, what are the principles and cues to be kept in mind while making effective communication aids? communication aids में क्या आ जाएंगे? posters, charts, flash cards, कुछ भी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के लिए। तो आपको क्या इन चीज़ों में ध्यान रखना है? पहला पॉइंट आप इस में देख सकते हो कि क्रिएटिव और इनोवेटिव हो। आप जो भी मैसेज डिलीवर करना चाहते हो, मान लो आप पोस्टर के थ्रू करना चाहते हो, तो आपका पोस्टर क्रिएटिव होना चाहिए, इंटरैक्टिव क्या होना चाहिए? इनोवेटिव होना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी एबल टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स और टारगेट पीपल, जो भी हमने टारगेट ऑडियंस है वो उनका अटेंशन ग्रैब कर पाए। ठीक है, हैंडी होना चाहिए, मतलब ये ना हो इतने बड़े बड़े मॉडल है आप उठा के कहीं ले जा ही ना पाओ। चार्ट है, फोल्ड करके आप ले जा सकते हो जहाँ पर नीड है, हैंडी होने चाहिए। फोर्थ, उन पे इंफॉर्मेशन क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि क्या मैसेज है, कैसे करना चाहते हैं, वो होना चाहिए। फिफ्थ, आप मान सकते हो कि वो हो गए, हैंडी भी हो गए, अब वो भी हो गए, बच्चों के लिए ईजिली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने इतने बड़े बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स लिख दिए कि जो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा। या फिर आप 6 लिख सकते हो, वो उनकी मेंटल एबिलिटी या नीड्स के हिसाब से होना चाहिए। आप जो फोकस कर रहे हो जिस चीज़ पर, उस हिसाब से डिज़ाइंड होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बस इतनी फोकस करी ड्राइंग्स पे और ब्यूटीफुल बनाने पे कि उसका मेन कंटेंट ही छुप गया। मेन कंटेंट को फोकस पे रहना चाहिए। ये आप प्रिंसिपल्स और क्यूज यूज़ कर सकते हो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एड्स के लिए। देखो कितनी आसानी से 4th क्वेश्चन भी हो गया। तुम तो ऐसे ही डरते हो कि मैम पेपर डिफिकल्ट आते हैं। डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, कितने आसान है। 5th क्वेश्चन का ए पार्ट, डिस्क्राइब व्हाट एन एजुकेटर शुड डू टू मैनेज अ प्री स्कूल चाइल्ड विथ सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी वाला अगर बच्चा स्कूल प्री स्कूल में है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे और उसकी डेवलपमेंट को कैसे फोस्टर करोगे। आपको पता है हम तो पहले क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो हम सेरिब्रल पाल्सी की इंट्रोडक्शन लिखेंगे। किसकी इंट्रोडक्शन लिखेंगे? सेरिब्रल पाल्सी होता क्या है? सेरिब्रल पाल्सी इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट इफेक्ट अ पर्सन्स एबिलिटी टू मूव एंड मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर। इट इज़ मोस्ट कॉमन अ मोटर एबिलिटी, मतलब बॉडी पार्ट का आप कह रहे हो कि उसकी एबिलिटी टू मूव, अपनी बॉडी को बैलेंस करना, पोस्चर उसका सही नहीं होता, ये एक डिसेबिलिटी है। ठीक है, आपको पता चल गया कि सेरिब्रल पाल्सी की क्या है। अब आपको बताना है कि आप उनको कैसे मैनेज करोगे। मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। हेल्पिंग द चाइल्ड टू ईट, आप बच्चा खाना खा रहा है तो उसकी मदद करोगे कि वो कैसे खाना खा सकता है, क्योंकि अभी वो उसकी मोटर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, तो जब वो खाना खाएगा वो गिरा देगा। तो आपको क्या करना है, आपको मदद करना है उसकी खाना खिलाने में। टीचिंग द चाइल्ड टू स्वेलो, कि खाने को कैसे स्वेलो करना है आपको उसे वो समझाना होगा। आप देखियो मोस्ट ऑफ द टाइम उन बच्चों का क्या होता है, सलाइवा उनका गिरता रहता है। तो आपको मेक श्योर करना है, आप उनको इनकरेज करो कि वो अपने लिप्स को क्लोज करें, उनके जो लिप्स हैं ईयर की तरफ, साइड की तरफ स्ट्रेच करें ताकि उनका मुंह बंद रहे और सलाइवा बाहर ना गिरे, और जिससे कि उन्होंने जो भी खाना खाया है वो अंदर चला जाए। पहला लिख सकते हो हेल्पिंग द चाइल्ड टू ईट, दूसरा लिख सकते हो टीचिंग द चाइल्ड टू स्वेलो, थर्ड लिख सकते हो यूजिंग द टॉयलेट, क्योंकि उसका मोटर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि जब वो टॉयलेट सीट पर बैठता है या पोर्ट पर बैठता है उसको कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, तो उसके लिए आपको कोई फिजिकल सपोर्ट डेवलप करवाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेटिंग हैंड मूवमेंट्स, आप कैसे उसको समझाओगे कि कैसे हैंड मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना है, आप वो समझा सकते हो। उसके साथ साथ आप उसको प्रेज करो, मोटिवेट करो, वो जब भी कोई काम कर पाता है, क्योंकि मोटिवेशन का, प्रेज का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे की इम्प्रूवमेंट में, इससे उसे मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, आपने क्या क्या मेन फोकस करा? हेल्पिंग द चाइल्ड टू ईट, टीचिंग द चाइल्ड टू स्वेलो, यूजिंग द टॉयलेट, कोऑर्डिनेटिंग हैंड मूवमेंट्स, प्रेजिंग एंड अप्रिशिएटिंग इट्स लिटिल एफर्ट्स। 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ इसके बी पार्ट पे। डिस्क्राइब 5 एक्टिविटीज दैट यू विल सजेस्ट टू अ मदर ऑफ 1 year old चाइल्ड विद विजुअल इम्पेयरमेंट टू फोस्टर द चाइल्ड्स डेवलपमेंट इन डिफरेंट डोमेन्स।
आपको 5 एक्टिविटीज बतानी है 1 ईयर की ओल्ड चाइल्ड के लिए, जो कि विजुअल इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है, उसकी डेवलपमेंट के लिए। विजुअल इम्पेयरमेंट वाला बच्चा कौन सा होता है? जिसकी देखने की क्षमता कम होती है या वो देख नहीं सकता। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे कि वो बच्चा देख नहीं सकता। विजुअल इम्पेयरमेंट इज अ टर्म which describe any kind of vision loss, whether it that someone cannot see at all or someone has a partial vision loss। मतलब कोई पर्सन completely blind हो सकता है जिसे बिल्कुल ना दिखे, या किसी को partially कुछ विजन का लॉस है। आपने बता दिया विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होता है। उसके बाद 5 एक्टिविटीज आपको बतानी है। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कोई डिटेलिंग में नहीं जाना, एक्टिविटीज के छोटी छोटी सी एक्टिविटी बता देनी है। आप देख लो, उन्होंने साथ में ना ये भी बोला डिफरेंट डोमेन्स को फोकस करने के लिए। मान लो आपने उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट पे फोकस करना है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट पे फोकस करने के लिए आप क्या एक्टिविटी कर सकते हो? आप ना बच्चे के साथ वर्ड गेम खेलते हो, बार बार उसको बताते हो ऊपर, अबव, फैन, साइड, लाइट, सिटिंग ऑन, बैड। मतलब छोटे छोटे वर्ड्स आप सिखा रहे हो, उसके सामने बोल रहे हो ताकि वो उन वर्ड्स को सीख जाए। इससे उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होगा? जब वो बच्चा कहीं मूव कर रहा है तो उसको बताओ, जब आप आगे बढ़ते हो, मूविंग गेम, आप इसका नाम रख दो मूविंग गेम, कि आपको ना आगे कहीं ध्यान रख के टच कर करके मतलब आगे ध्यान रखना है कि कोई शार्प या कोई ऑब्जेक्ट आपको लगे ना। ठीक है, तो आपको एक मूविंग गेम करनी है कि आप बच्चे को डायरेक्शंस बता रहे हो और वो उन डायरेक्शंस को फॉलो कर रहा है। फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा उस बच्चे का? बच्चा आपके घर में कोई छोटा भाई है, उसका बड़ा भाई है या कोई और पर्सन है, तो आप उसके साथ वो ना बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है, बातचीत कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, या फिर उनकी मदद कर रहा है, स्पून पकड़ा रहा है, प्लेट पकड़ा रहा है, उनको वो खाना खा रहे हैं घर में लोग, वो उनको स्पून पकड़ा रहा है, प्लेट पकड़ा रहा है, बेसिकली हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, तो सोशल डेवलपमेंट होगा। चौथा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा? आप बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करो, इसको सिचुएशनल टास्क दे दो। अगर पानी ख़त्म हो गया तो क्या होगा, अगर पेड़ टूट गए तो क्या होगा, मतलब वो उस पर सोचेगा तो उसकी क्या कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेटर होगी। और इमोशनल डेवलपमेंट, आपको उस बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है कि हो सकता है कि उसकी विजुअल इम्पेयरमेंट में दिक्कत हो, देखने की क्षमता कमज़ोर हो, लेकिन आपके अंदर और भी बहुत अच्छे क्या कहते हैं डेवलपमेंट एरियाज हैं, स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं जो कि आपको करनी चाहिए और इससे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आप ऐसी 5 बेसिक छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ करवा सकते हो। इसके साथ साथ आपका 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आ जाओ फिर 6 क्वेश्चन पे। कितना इजी पेपर है ना। डिस्क्राइब रोल प्ले एज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग इट्स एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, आप इसको खुद लिख सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रोल प्ले क्या होता है? बच्चे टीचर खेल रहे हैं, डॉक्टर खेल रहे हैं। रोल प्ले इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन वेयर वी इनैक्ट द रोल्स ऑफ वेरियस स्टोरी प्लेयर्स, एक्टर्स और वट एवर द प्लॉट ऑफ द स्टोरी। आपने कोई स्टोरी ले ली, उसके अंदर जो भी करेक्टर्स हैं वो आप बन गए और उसकी तरफ बिहेव करके इनैक्ट करके दिखा रहे हो, ये होता है रोल प्ले। रोल प्ले इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एज इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन इन अ यूजफुल एंड क्रिएटिव मैनर। ठीक है, आपने रोल प्ले को डिस्क्राइब कर दिया। एग्जाम्पल लिख देना, बच्चे डॉक्टर खेलते हैं, टीचर खेलते हैं, टीचर स्टूडेंट चोर पुलिस खेलते हैं, बहुत सी चीज़ें खेलते हैं। एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन कर देना। एडवांटेजेस पूछें तो इससे बच्चे की लिसनिंग स्किल्स डेवलप होती हैं, स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं, उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है? रोल प्ले में इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, कुछ काम कर रहा है। डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस क्या होते हैं कि ना ये छोटे बच्चे प्रॉपरली कर नहीं पाते। क्या होता है, उनका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है, तो इस चीज़ पे वो फोकस नहीं करते। एक और लिमिटेशन अगर हम इससे पूछें तो ये क्या होता है, इससे ना बहुत ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कोई कॉन्सेप्ट समझाने में। और इसके बारे में आप डिसएडवांटेज लिख सकते हो। कई बार हमारा जो इसके पीछे का पर्पस होता है कि बच्चा ये चीज़ सीख जाएगा, वो चीज़ सीख जाएगा, वो सीख नहीं पाता। रोल प्ले बस उनका खेल खेल में ही ख़त्म हो जाता है।
टारगेट जो कॉन्सेप्ट होता है वो बच्चा नहीं समझ पाता। ऐसे रोल प्ले को एक्सप्लेन कर देना बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। एक और देख लो, अब स्टेट टू बैरियर्स, अब देख रहे हो दैट कैन एंटर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस बताया था और बैरियर्स के बारे में बताया था, बस वही क्वेश्चन है। आपको ना ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, डिटेल्ड में समझाए हैं क्रैश कोर्स वाले बच्चों और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जिन्होंने लिए हैं, तो इनको तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। सेंडर बैरियर्स देख लो, क्या सबसे पहले इसमें तो देखो डायरेक्ट दो मार्क्स का पूछा है ना, तो आपको इसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस को पहले एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सेंडर के बैरियर बता दो, मैसेज के दिक्कत बता दो और रिसीवर की बता दो। सेंडर की साइड से क्या क्या दिक्कत हो सकती है, फिजिकल अपीयरेंस, मतलब क्लमजी अनक्लीन सा है तो लोग उसको सुनना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। अगर उसने गलत लैंग्वेज, सही से लैंग्वेज चूज नहीं करी और वो उसका सामने वाले पर्सन पे उसको लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, तो उसने अगर उसने लैंग्वेज अच्छे से चूज नहीं करी तो वो अपना मैसेज सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो सेंडर की साइड से कौन से दो बैरियर्स हो गए, पहला फिजिकल अपीयरेंस, दूसरा लैंग्वेज। मैसेज में क्या वो हो सकते हैं, या तो मैसेज करे क्लियरली डिफाइंड नहीं है, मतलब प्रॉपर जो मैसेज था वो क्लियर नहीं है, अनक्लियर है और कंप्लीट नहीं है, आधा मैसेज देके छोड़ दिया, बैरियर है। रिसीवर की साइड से क्या बैरियर हो सकते हैं, रिसीवर की साइड से ये बैरियर डिफरेंस इन परसेप्शन, उसका सोचने का तरीका और सेंडर का सोचने का तरीका डिफरेंट होगा तो वो कम्युनिकेशन को अच्छे से नहीं समझ पाएगा। लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, अब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ को समझने में, तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस आधा रह जाएगा। आप मेरा और आपका केस मान लो, मैं यहाँ पर हूँ सेंडर, मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, तो अगर मेरी फिजिकल अपीयरेंस में अजीब सी बनकर आ जाऊँ, ऐसे बाल भी उड़ रहे हैं और बाल उड़ रहे हैं, अच्छे से मैं अपना मैसेज नहीं कर रही, तो मेरी साइड से ये एक बैरियर हो गया ना। या फिर दूसरी तरफ से मैंने लैंग्वेज सही से चूज़ नहीं करी, अगर आपको हिंदी समझ आती है, इंग्लिश समझ आती है, पंजाबी समझ आती है, लेकिन मैं किसी और ही लैंग्वेज में समझा रही हूँ, तो क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस सही होगा, नहीं ना, बैरियर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए सेंडर की साइड से बैरियर। मैसेज अगर मैंने आपको क्लियरली ढंग से आंसर नहीं समझाया, ऐसी कुछ भी बोलकर चली गई, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। अगर मैंने आपको आधा समझाकर छोड़ दिया तब भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, तो मैसेज वाला बैरियर। रिसीवर, आपकी साइड से क्या बैरियर होगा, डिफरेंस इन परसेप्शन, अब जो मैं आंसर समझाना चाह रही हूँ आप उस तरीके से समझना ही नहीं चाहता, आप उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते क्योंकि आपका नज़रिया ही कुछ हो रहा है उस क्वेश्चन को लेकर, तो आपकी साइड से ये बैरियर हो जाएगा। दूसरा, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, आपको कोई इंटरेस्ट, मोटिवेशन ही नहीं आ रहा कि आप मुझसे पढ़ाई करो या मेरे समझाए हुए क्वेश्चन को समझो, तो आप समझोगे ही नहीं तो कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं होगा। ये रिसीवर के साइड के बैरियर हो गए, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्टेट द कंसिडरेशंस and principles to be kept in mind while preparing the budget of early childhood care and education center। एजुकेशन सेंटर का बजट बनाते वक्त आप किन चीज़ों को माइंड में रखोगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटे से मेन पॉइंट बता रही हूँ। बजट क्या होता है, बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसमें एस्टिमेट हमारे कितने रिसीट्स होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे, उसके बारे में बताते हैं। आप ये क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखोगे, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट चाइल्ड केयर सेंटर विल अकोमोडेट, कम बच्चे होंगे ज़्यादा बच्चे होंगे उस हिसाब से आपको अपना बजट बनाना पड़ेगा। द सेंटर विल फंक्शन फॉर द फुल डे और हाफ वर्किंग डे, मतलब जो आपका सेंटर है फुल डे 8 से 10 घंटे काम करेगा या हाफ डे 4 से 5 घंटे काम करेगा, क्योंकि अगर फुल डे काम करेगा तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे, ज़्यादा एक्सपेंडिचर होंगे, हाफ डे कम करेगा तो कम एक्सपेंडिचर होगा। ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं आपको। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपके कितने स्टाफ मेंबर्स होंगे, उनकी सैलरी किस हिसाब से होगी, क्योंकि बजट आप बना रहे हो तो आपको अपने स्टाफ मेंबर्स की सैलरीज ध्यान में रखना है। जब आप न्यू चाइल्ड केयर सेंटर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी जो कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर होंगे। अलमीरा हो गई, क्रेडल्स हो गए, चेयर, यूटेंसिल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स में वेइंग स्केल, थर्मामीटर,
प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स में स्लाइड, स्विंग्स, ये सब बस एक ही बार लेने की ज़रूरत होगी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होंगी। उसके बाद डे टू डे एक्टिविटीज़ पे किन किन चीज़ का खर्चा होगा, फूड स्टफ, प्ले मटेरियल, स्टेशनरी, मेडिसिन, इन पे टाइम टू टाइम आपको खर्चा करता रहना पड़ेगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 तो मैं अभी बता चुकी हूँ। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखना, और 6वां भी पॉइंट सुन लो कि ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बजट है, बजट में आपने जो एक्सपेंसेस सोचे हैं कि इसका इतना होगा इतना होगा, रियल एक्सपेंडिचर से वो मैच करे। ये नहीं कि हवा में आपने प्लान बना दिया, 1 महीने में इतना खर्चा होगा, इतने इनकम हो जाएगी, मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाएगा, बात खत्म। ऐसे हवाई प्लान नहीं बनाने, प्रॉपर एक एक चीज़ का आपको रिकॉर्ड रखना है। इतना एक्सपेंस हुआ, इतना एक्सपेंस हुआ, इतने इनकम हुई, तो हमें कितना बचा या कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही हवाई प्लान्स नहीं बनाने। आप यहाँ पर लिख दोगे, 4 मार्क्स का है, छोटा सा आप समझा सकते हो, मैंने आपको 5-6 पॉइंट्स लिख दिए। इसके साथ साथ आप छोटा सा कंक्लूजन लिखना चाहो तो ये लिख देना कि आपको प्रॉपर बिल्स, इनवॉइसेस और लेजर्स को मेंटेन करना है, ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ हम ये देख पाए कि हमारा कितना खर्चा हुआ था। ठीक है, आ जाओ 6th-7th क्वेश्चन पे। इजी से क्वेश्चन है, देख रहे हो, प्रैक्टिकल बेस्ड। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव सुपरवाइजर, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल्स। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 क्वालिटीज बता देना और 4 उनके साथ एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। 4 क्वालिटीज मैं आपको बता रही हूँ। पहली कि सुपरवाइजर के अंदर डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, वो किसी चीज़ को सुपरवाइजर बेसिकली होता क्या है, सुपरवाइजर वो होता है जो वर्क को ओवरऑल आउटलुक करता है। कि मान लो बच्चों का ध्यान टीचर है प्री स्कूल में, तो सुपरवाइजर आकर देखेगा क्या टीचर अच्छे से संभाल पा रही है, क्या टीचर को कोई दिक्कत आ रही है, या बच्चों को कोई दिक्कत आ रही है, कैसे उसको सॉल्व करना है। तो क्या क्या क्वालिटीज़ हमें चाहिए। पहला तो होगा कि उनके अंदर डिसीजन लेने की पावर हो, कि मान लो कहीं दिक्कत आ रही है तो उस चीज़ में डिसीजन लेके उस चीज़ को ठीक कर पाएँ। पहला आप क्वालिटी लिख देना, डिसीजन ले पाए। एग्जाम्पल में लिख देना कि बच्चों को मान लो प्रॉब्लम आ रही थी कि उनके बेंचेस बहुत हार्ड थे, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमें बेंच चेंज कराने हैं। दूसरा, उनको ह्यूमन नेचर को समझने की पावर होनी चाहिए, कि अब वो टीचर से बात कर रहे हैं, हो सकता है अभी जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ा के उनके साथ करा के थोड़ा परेशान हो सकता है, या उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एज अ सुपरवाइज़र आपके अंदर ये पावर होनी चाहिए कि आप ह्यूमन नेचर को अच्छे से समझ पाए और संभाल पाएँ, टीचर्स की या स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर पाएँ। एग्जाम्पल में लिख देना, टीचर की प्रॉब्लम थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, उनकी रेशो के हिसाब से, मतलब एक टीचर को बहुत ज़्यादा बच्चे संभालने पड़ रहे हैं, जो कि सही नहीं है उस रेशो स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो वो चेंज करना चाहिए, वो हो सकता है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि वो होना चाहिए, उसके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि सुपरवाइज़र को लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, दूसरों की प्रॉब्लम सुननी है, समझनी है, उन्हें आंसर देना है, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर एग्जाम्पल में लिख देना, टीचर ने अपनी कोई प्रॉब्लम बताई, तो वो पर्सन उसका सॉल्यूशन तभी दे पाएगा जब उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, अच्छे से समझा पाएगा। 4th में लिख देना कि उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर किसी ने अपनी कोई प्रॉब्लम बताई तो वो फटाफट से उसको सही तरीके से सॉल्व कर पाए। एग्जाम्पल लिख देना कि बच्चे ने अपनी प्रॉब्लम बताई, उनको सॉल्व करने की पावर होनी चाहिए। ऐसे 5th लिख सकते हो कि आप गुड क्या कहते हैं वो ये भी होने चाहिए, उनकी गुड ह्यूमन वैल्यूज़ होनी चाहिए, वो दूसरों को समझे, मतलब उनको बिना मतलब डांटे नहीं, समझे कि बच्चों की क्या नीड्स हैं, टीचर की क्या नीड्स है, क्या हमारे सेंटर की नीड्स हैं, उन सबको समझे। 5 पॉइंट्स मैंने बता दिए, एग्जाम्पल्स के साथ आप लिख सकते हो। अब एक देख लो, एक और, सारे के सारे क्वेश्चन देख रहे हो प्रैक्टिकल बेस्ड हैं। हाउ कैन अ प्री स्कूल टीचर मैनेज, 6 नंबर के 2 हैं। अ चाइल्ड हु थ्रो अ टेम्पर टेंट्रम्स एट द सेंटर पे जो टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करता है उसको कैसे मैनेज करेगी, देख लो, फिर सुन लो। आ टेम्पर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आ टेम्पर टेंट्रम इज यूजली इमोशनल आउटबर्स्ट ड्यू टू एंजाइटी, ईगो, जेलसी और एनी अदर सच इमोशन। टेम्पर टेंट्रम्स क्या होते हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं ईगो निकालने के लिए, मतलब बच्चे को एंजाइटी हो रही है, जेलसी हो रही है, ईगो हो रही है, तो वो बस टेंट्रम्स थ्रो करने लग जाएगा। ये कैसे शो होते हैं, रोना,
क्राइंग, स्क्रीमिंग, वायलेंस, हिटिंग अदर पर्सन, फिजिकली वायलेंट बिहेवियर। कैसे मैनेज करोगे, मैं मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, डिटेल्ड आंसर आपके पास हैं ही। फर्स्ट, टीच मॉरल वैल्यूज थ्रू स्टोरीज। आप स्टोरीज के थ्रू बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखा सकते हो। एग्जाम्पल भी डाल देना, वी कैन टेल अ एक्सप्लेन कर देना पहले कि मॉरल वैल्यूज के थ्रू आप कैसे स्टोरीज के थ्रू मॉरल वैल्यूज सिखाओगे। For example, we can tell a story where children are helping each other so that our child who is throwing tantrums can learn from them. जो बच्चा टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है वो इस स्टोरी से समझ पाए कि कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं। एक पॉइंट हो गया ना, लिख देते हैं 1। 2, फाइंड द रूट कॉज ऑफ सच बिहेवियर। अगर कोई बच्चा बुरा बर्ताव कर रहा है तो उसके पीछे का रूट कॉज समझो कि इसके बैड बिहेवियर की वजह क्या है। एग्जाम्पल सुन लो, अ चाइल्ड हु हैज रिसेंटली लॉस्ट हर मदर एंड इज अनेबल टू कोप अप विद द सिचुएशन इज बिहेविंग लाइक दिस। एक बच्चे की जिसकी अभी अभी मदर की डेथ हुई है, वो इस सिचुएशन से कोप अप नहीं कर पा रहा, इसलिए वो बिना मतलब टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है या ऐसा बैड बिहेवियर शो कर रहा है। तो आपको क्या करना है, रूट को उसको पता करके ठीक करने की कोशिश करनी है। काउंसिल एंड प्रोवाइड गाइडेंस। आपको बच्चे को गाइडेंस देनी है और काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है कि अगर कोई बच्चा एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है या किसी बच्चे को डरा धमका रहा है तो आपको उसको बैड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में समझाकर गाइडेंस देनी है। चौथे में लिख सकते हो कि उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करवाओ। बच्चा जितना को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहेगा उसको टाइम ही नहीं मिलेगा इन सब चीज़ों का। 5वां, यूज़ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज़ करो, इंटरेस्टिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज़ करो ताकि बच्चे का पढ़ाई में मन लगा रहे और वो इधर उधर चीज़ों में ना घुसे। सबके साथ एग्जाम्पल्स डालने हैं। 6वां, 6, प्रेज देम फॉर डूइंग एनीथिंग गुड। अगर वो कुछ भी अच्छा करते हैं तो उनको प्रेज करो, शाबाश, वेरी गुड, यू डिड अ गुड जॉब। ये सब इस हिसाब से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पहले हमने टेम्पर टेंट्रम के बारे में बता दिया, 6 पॉइंट्स समझा दिए विद एग्जाम्पल्स। 6 नंबर का क्वेश्चन इजीली पूरा हो गया। इसका सेकंड पार्ट देख लो, अ चाइल्ड हु हैज अ हैबिट ऑफ स्टीलिंग। सेम ऊपर वाले की तरफ आप करोगे, पहले बता दोगे कि हैबिट ऑफ स्टीलिंग क्या होता है। जिस पर्सन को ये देखा पेन है, अच्छा है, पॉकेट में डाल लो, ये देखा बॉटल है, अच्छी लग रही है, बैग में डाल के घर ले जाओ। जिसको चोरी करने की आदत पड़ गई होती है उसे कहते हैं हैबिट ऑफ स्टीलिंग। एक्सप्लेन कर दिया। अब आप उसको कैसे मैनेज करोगे, सेम पॉइंट्स लिख सकते हो। मॉरल वैल्यूज सिखाओ स्टोरीज के थ्रू, उसका रूट को समझो कि क्यों ऐसा कर रहा है, गाइडेंस दो उसको, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इंटरेस्टिंग यूज़ करो, प्रेज करो अगर वो कुछ अच्छा काम करता है और चोरी नहीं करता। ऊपर वाले पॉइंट्स लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होगी, एग्जाम्पल्स डिफरेंट होंगे। देखो खत्म। इसके साथ साथ आपका DEC 3 का पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन खत्म होता है, जिसमें मैंने आपको सारे के सारे आंसर्स डिटेल में समझा दिए हैं और बता दिए कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं और आप उन्हें कैसे टैकल कर सकते हो। अगर DEC का क्रैश कोर्स लेना हो जिसमें हम यहाँ DEC 1, 2, 3 तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको कवर करवाते हैं वीडियोस के थ्रू, साथ के साथ आपको PDF देते हैं, चाहे आपका जो भी मीडियम हो। हिंदी मीडियम के लिए अलग कोर्स है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग कोर्स है, या फिर अगर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF चाहिए हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप वो ले सकते हो। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखकर आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आपने तैयारी अच्छे से करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि क्या ये पढ़ने का तरीका अच्छा लगा और क्या आपने अपने नोट्स बनाए इसके साथ, या मैं बस ऐसे ही बोलती गई और तुम सुनते रहे। मैंने बोला था ना, एज अ टीचर बोल रही हूँ, नोट्स जरूर बनाना नोट्स जरूर बनाना। क्यों नोट्स जरूर बनाना? क्योंकि इससे आपके लिखने की प्रैक्टिस होगी और जब पेपर में क्वेश्चन आएगा फटाफट आंसर लिख के अपना पेपर कंप्लीट कर लोगे। चलो फिर, ओके, थैंक यू वेरी मच।